हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मुग़ल साम्राज्य। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट पढ़ा था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो, आपको सर्च करना निर्माण कोचिंग सेंटर, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है अरब और तुर्क आक्रमण के नाम से। उसमें आपको सभी वीडियो क्रम से लगी मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम मुग़ल साम्राज्य को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका संस्थापक कौन है? जिसका संस्थापक है बाबर। ठीक है, और बाबर इसकी स्थापना कब करता है? 1526 ईस्वी में करता है। इसने लोदी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक भी कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, लोदी कौन थे? प्रथम अफगान लोग थे। इनको हम बोलते हैं प्रथम अफगान वंश। ठीक है, अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की कि मुगल साम्राज्य कितने वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर रहा था। तो मुगल साम्राज्य रहा था मात्र 316 वर्षों तक। ठीक है, मतलब कुल 316 वर्षों तक मुगल साम्राज्य भारत पर रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ से वर्षों को देखते हैं तो यहाँ से वर्षों का डिफरेंस बैठता है 331 वर्ष। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ से वर्षों का अंतर 331 बैठता है, लेकिन 316 कैसे रहे? तो बीच में 15 वर्ष कौन आ गए थे? बीच में दिल्ली की गद्दी पर 15 वर्ष आ गए थे लोधी। ठीक है, फिर से लिए लोधी सूरी मतलब सूरी वंश जो था, सूरी लोग आ गए थे फिर से। कब? 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक कौन आ गए थे दिल्ली पर? सूरी लोग आ गए थे। ठीक है, 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को बुरी तरह हराया था शेरशाह सूरी ने और सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। संस्थापक कौन है? बाबर है, जिसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म होता है। कहाँ होता है? फरगना। फरगना कहाँ पड़ता है? फरगना पड़ता है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इसके पिता का नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके पिता कौन थे। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। यदि माता का नाम पूछा तो नहीं जाता, आपको यदि याद रखना हो तो इसकी माता का नाम है कुतलुग निगार। ठीक है, कुतलुग निगार। वैसे तो आपको जितनी मैंने पीडीएफ बना रखी है, इसमें इस मतलब कोई भी आपको यदि क्वेश्चन बनता है तो इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हुआ चलूँगा कहाँ से क्या एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको विश्वास रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यदि आपने वीडियो देखी है तो इस वीडियो से क्वेश्चन बाबर यदि मुगल काल से कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरी इन वीडियो के माध्यम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको मैं कंप्लीट मुगल साम्राज्य इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली सल्तनत को करा चुका हूँ। ठीक है, आपको पूरी वीडियो क्रम से लगी हुई मिल जाएंगी। तो इसका एक आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना कि पिता की तरफ से इसकी कौन सी पीढ़ी थी? पांचवी पीढ़ी थी, जो कि तैमूर से संबंधित थी। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि माता की तरफ से इसकी कौन सी पीढ़ी थी, तो माता की तरफ से थी 14वीं पीढ़ी, जो कि चंगेज खां से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ से एसएससी एमटीएस एक क्वेश्चन पूछ चुकी है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबर की जो पीढ़ी थी वो माता की तरफ से कौन सी पीढ़ी थी? तो इसकी 14वें नंबर की पीढ़ी थी, जो कि चंगेज खां से संबंधित है। ठीक है, चंगेज खां कौन से? एक मंगोल लोग थे। मंगोल लोग कहाँ से आए थे? 3 देशों से आए थे, मंगोलिया, चीन और रूस। इन 3 देशों के निवासी कौन थे? मंगोल। अब यहाँ से एक पॉइंट है, बाबर ने समरकंद को 1497 ईस्वी में जीता था। अब इससे पहले बाबर कहाँ था? बाबर था इससे पहले फरगना की गद्दी पर। ठीक है, और फरगना की गद्दी पर बाबर मात्र 12 वर्ष की अवस्था में बैठा था। ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में मात्र बाबर कहाँ बैठा था? फरगना की गद्दी पर। जन्म हुआ इसका 1483 में। इसका मतलब 1495 में क्या हुआ था? 1495 में ये फरगना की गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के अगले साल ही इसने समरकंद पर आक्रमण किया, जिस पर इसके चाचा अहमद मिर्जा का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? अहमद मिर्जा। अहमद मिर्जा कौन थे? अहमद मिर्जा बाबर के चाचा थे, जो समरकंद का जिनका समरकंद पर शासन था। 1496 में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। उसके बाद इसने फिर से आक्रमण करता है। कब? 1497 ईस्वी में, और 1497 में समरकंद को जीत लेता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर ने समरकंद को कब जीता? बाबर ने समरकंद को जीता था 1497 ईस्वी में। ठीक है, समरकंद को जीतने के बाद ही समरकंद की गद्दी पर भी मात्र कितने दिन रहा था? समरकंद की गद्दी पर रहा था मात्र 100 दिनों तक। ठीक है, 100 दिनों तक कैसे रहा था? जब इस समरकंद की गद्दी पर था तो उसी टाइम पर इसका एक सौतेला भाई था, जहांगीर मिर्जा। उसने क्या किया? मौके का फ़ायदा उठाया और उसने सोचा कि बाबर तो इस टाइम समरकंद के मज़े लूट रहा है और मैं दिल्ली की मैं क्यों ना मैं फरगना की गद्दी पर अपना अधिकार कर लूँ। तो उसने मौका पाकर क्या किया था? फरगना की गद्दी को अपने अधिकार में ले लिया। जहांगीर मिर्जा इसके सौतेले भाई का नाम था। जैसे ही बाबर को ये बात पता चलती है कि मेरी गद्दी
पर मेरा सौतेला भाई बैठ चुका है। तो वो आता है और वो बोलता है वो इससे बोलता है जहांगीर मिर्जा से कि फरगना तो मेरा है। ठीक है, तो बाबर को जहांगीर मिर्जा ने बुरी तरह हरा दिया। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जहांगीर मिर्जा बुरी तरह हरा देता किसको, बाबर को। बाबर के पास फिर क्या ऑप्शन था, बाबर के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वापस समरकंद चला जाता है। लेकिन जैसे ही समरकंद वापस पहुंचा तो उस समय समरकंद पर एक करेक्टर आता सैवानी खां। ठीक है, उस समय सैवानी खां समरकंद पर अपना शासन कर चुका होता है। तो बाबर जैसे ही समरकंद वापस पहुंचता तो वहां सैवानी खां और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बाबर को सैवानी खां ने बुरी तरह हरा दिया। अब बाबर की एक आत्मकथा है, बाबर की एक पुस्तक चर्चित है बहुत, बाबरनामा, जिसमें इसने लिखा है, बाबरनामा में इसने खुद लिख रखा है, इसने लिखा है कि मैंने फरगना के चक्कर में समरकंद को भी खो दिया। ठीक है, मैंने फरगना के चक्कर में समरकंद को भी खो दिया, क्योंकि जैसे ही समरकंद की गद्दी पर ये था, ये फरगना को वापस पाने के लिए वहां से जैसे ही भागा, ठीक है, वहां से भी इसे को फरगना की गद्दी पर जहांगीर मिर्जा से भी हार मिली, और फिर ये वापस अपनी सरगना की तरफ जाता तो वहां पर इसे सैवानी खां बुरी तरह हरा देता है। ठीक है, अब बाबर का जो भारत पर पहला आक्रमण था वो था यूसुफजई जाति पर, जो कि 1518 से 19 में हुआ है। अब जब बाबर दोनों जगह से हार चुका था तो बाबर अब कहीं का नहीं रहा। बाबर का एक काबुल जगह पड़ती है अफगानिस्तान में, काबुल में इसके एक रिश्तेदार रहते थे बाबर के। ठीक है, जिनका नाम था उलग बेग। कौन थे इसके रिश्तेदार, उलग बेग, जो रिश्ते में क्या लगते थे, इसके चाचा लगते थे। तो उलग बेग की मृत्यु के बाद वहां पर लोगों में लड़ाई हो रही थी कि गद्दी पर कौन बैठेगा। उसी समय पर इसने मौका पाकर काबुल की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब काबुल कहाँ है, अब काबुल है अब अफगानिस्तान में। तो इसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था काबुल में बैठने के बाद, वो किया था यूसुफजई जाति पर, जो कि 1518 से 19 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इसने लाहौर पर विजय पाई थी 1524 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जाता है लाहौर विजय वाला कि इसने लाहौर में विजय कब पाई थी, 1524 में। और इसका पहला आक्रमण पूछा जाता है कि भारत पर इसने पहला आक्रमण कब किया था, 1518 से 19 ईस्वी में किया था। ठीक है, आपको बाबर के 4 युद्ध याद रखने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर के चारों युद्ध। ठीक है, बाबर ने पहला युद्ध किया था पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध में लोदी वंश का अंत होता है, जो कि दिल्ली की गद्दी पर प्रथम अफगान वंश था। द्वितीय कौन सा है, द्वितीय आता है 1540 में, जब सूरी आ जाते हैं दिल्ली की गद्दी पर तो उनको बोलते हैं द्वितीय अफगान वंश। तो इस युद्ध में कौन कौन थे, एक तरफ था इब्राहिम लोदी प्लस विक्रमजीत। ठीक है, इधर कौन कौन थे, बाबर था, दौलत खां लोदी था, जो कि उस टाइम पर था पंजाब गवर्नर, और एक था आलम खां लोदी। इस युद्ध में दौलत खां लोदी ने ही बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है, एक समय की बात है जब इब्राहिम लोदी ने दौलत खां लोदी को किसी अभियान के लिए भेजा था, तो दौलत खां लोदी ने उस अभियान में जाने से इनकार कर दिया और अपने पुत्र को वहां भेज दिया। ठीक है, इससे इब्राहिम लोदी नाराज हो गया, उसने दौलत खां लोदी को मृत्यु देने की बात की। तो उसी टाइम पर दौलत खां लोदी ने क्या किया, बाबर को निमंत्रण दिया कि आप आओ दिल्ली गद्दी पर अपना अधिकार करो, लोदी को हराओ। तो उसी टाइम पर बाबर ने इनसे बोला था, बाबर ने भी इन्हें एक लालच दिया था, ठीक है, कि मैं तुम्हें वहाँ की सूबेदारी दूंगा, और बाबर भी अपनी बात से इनकार कर चुका होता है। तो इस युद्ध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया, तो तोप का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ठीक है, इसी युद्ध में बाबर ने तुगलका नीति व रूमी नीति व उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, इन विधि में ये तीनों विधि होती कौन सी हैं, इन तीनों विधि का मतलब होता है तोप को सजाने की विधि। ठीक है, तोप को जो सजाने की विधि होती है वो क्या होती है, तुगलका नीति, रूमी विधि और उस्मानी विधि, इन तीनों में क्या होता है, तोप को सजाने की विधि होती है। और ये विधि कहाँ की थी, ये विधि थी उज्बेकिस्तान की। ठीक है, उज्बेकिस्तान में इस विधि का प्रयोग किया जाता था। मतलब आपको याद रखना है कि ये विधि कहाँ की थी, ये उज्बेक की नीतियाँ थी। और जब बाबर समरकंद पर वापस पहुंचता है तो उस टाइम पर इसे कौन हराता, सैबानी खां। तो सबसे पहले सैबानी खां ने इसी विधि से सैबानी खां ने इस पर आक्रमण किया था। तो बाबर ने अपनी हार से भी एक सीख ली थी। ठीक है, बाबर वहीं से इस कॉन्सेप्ट को सीख कर आया था, किसके कॉन्सेप्ट को, तो तुगलमा नीति के कॉन्सेप्ट को कहाँ से सीख कर आया था, जब समरकंद पर इसको सैबानी खां ने हरा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब इसमें तोप का संचालन किसने किया था, तोप का संचालन किया था उस्ताद कुली खां ने।
ठीक है। बंदूक का संचालन किसने किया था? बंदूक का संचालन किया था मुस्तफ़ा खां ने। दोनों को याद रखना आपको कि तोप का संचालन कौन कर रहा था उस टाइम पर? उस्ताद कुली खां। और बंदूक का संचालन कौन कर रहा था? मुस्तफ़ा कर रहा था। ठीक है। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर का मतलब होता दान करने वाला। युद्ध को जीतने के बाद बाबर के पास जो कुछ भी लूटपाट का पैसा था, इसने क्या किया? जनता में सारे धन को अपने को बंटवा दिया। तो जनता ने खुश होकर बोला कि बाबर तो बड़े दिल वाला है। ठीक है। जनता ने क्या कहता? बाबर बड़े दिल वाला है। और उन्होंने जनता ने क्या कहता? इसको कलंदर की उपाधि दी थी। तो आपसे यदि पूछा तो नहीं जाएगा कि कलंदर की उपाधि बाबर को किसने दी, लेकिन आपको बस ऐसे ही याद रखना है कलंदर की उपाधि बाबर को किसने दी थी? जनता ने। कब? जब पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर के पास जो लूट का पाट का पैसा था, इसने जनता में बंटवा दिया। ठीक है। इसी टाइम की बात है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाबर ने जो लोधी वंश के जो परिवार के कुछ लोग बचे थे, उनको मतलब उसने मृत्यु नहीं दी, उनको छुड़वा दिया था। बोला कि ये तो अपने मतलब अपने ही लोग हैं, इनको नहीं मारते हैं। तो उस टाइम पर इतिहासकार बोलते हैं कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी, माँ ने बाबर को जहर खाने में जहर दे दिया। ठीक है। और बाबर ने अपनी जैसे से जान बचाई थी। तो इसके बाद इसका जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। ठीक है। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में। इसने 4 बैक टू बैक लगातार युद्ध किए थे। 1526 में, 27 में, 27 के बाद इसने 28 में, और 28 के बाद खत्म किया था 29 में, और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब इसमें खानवा के युद्ध में कौन कौन था? एक तरफ तो बाबर था। ठीक है। और एक तरफ थे राणा सांगा, जो कि राजस्थान के वीर थे। इनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम। ठीक है। इन्हीं का पूरा नाम था महाराणा संग्राम। और इन्हीं के पोते कौन थे? इन्हीं के पोते थे महाराणा प्रताप। ठीक है। इनका साथ दिया था आलम खान ने और दौलत खां लोधी ने। आलम खां कौन था? आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था, जिसने इब्राहिम लोदी के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विपक्ष में था। ठीक है। अब आप लोग ये सोचोगे ये दोनों तो बाबर के साथ थे, फिर ये बाबर के खिलाफ क्यों हो गए? ठीक है। बाबर के खिलाफ होने का इनका एक रीजन था, क्योंकि बाबर ने जो इनको लालच दिया था वो उसको पूरा नहीं किया। ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ? ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ मिल गए। उसमें भी क्या होती है? उसमें भी बाबर की जीत होती है। ठीक है। ये राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा थे मेवाड़ के शासक, जो कि सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। ठीक है। पूछा जाए यदि आपसे राणा सांगा किस वंश से थे, या महाराणा संग्राम सिंह किस वंश के थे, तो महाराणा संग्राम सिंह थे सिसोदिया वंश के, जो कि मेवाड़ के शासक थे, जो कि 1509 से लेकर 1528 तक शासन में रहे थे। 1528 तक शासन में। ठीक है। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। बाबर ने क्या किया था? जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है, जिहाद का मतलब है इसने अपनी सेना से बोला था कि आपको इस्लाम धर्म की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको करना है जो करना है, आपको अपने धर्म की लाज बचानी है। ठीक है। तो इतिहासकार बोलते हैं, मतलब कुछ उनका कहना है कि इस नारे के बाद बाबर की सेना में जोश आ गया, और फिर से मतलब ये जो सेना थी ये पहले हार की कगार पर थी, और इस नारे के बाद इसकी सेना में जोश आया और उसने जीत हासिल की। ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बाबर कभी नहीं हारा। ठीक है। अब बाबर के बारे में कौन लिखेगा? बाबर के दरबारी जो लोग हैं वही लिखेंगे। तो बाबर के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया कि बाबर को एक बार महाराणा संग्राम सिंह जी ने ही हराया था। ठीक है। जो कि एक युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में बुरी तरह हराया था। बयाना के युद्ध में किसने? महाराणा संग्राम सिंह जी ने। किसको? बाबर को। लेकिन इस युद्ध के बारे में कहीं नहीं लिखा। एक एस के पांडे जी की बुक है, ठीक है, जिसमें लिखा है कि सबसे पहले बयाना के युद्ध में बाबर को हराया था किसने? महाराणा संग्राम सिंह जी ने हराया था। ठीक है। 1528 में इसने फिर बाबर ने किसको हराया? महाराणा संग्राम सिंह जी को हराया था। अब इस युद्ध को जीतने के बाद एक तो इसने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। दूसरा, इसने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है जो कि विधर्मी का कत्ल कर दे। ठीक है। विधर्मी का कत्ल करने वाले को क्या बोलते हैं? हम गाजी बोलते हैं। मतलब जो भी इस्लामिक लोग नहीं थे, क्या करते थे? उनकी मृत्यु करा देते थे, कि उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते, ये उसको बोलते थे गाजी। ठीक है। इसी युद्ध के बाद जब महाराणा सागा के बाद इसी युद्ध का नेतृत्व किया था, एक और वीर हुए थे हमारे राणा अज्जा झाला। ठीक है। राणा अज्जा झाला।
महाराणा संग्राम जी के बाद इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? राणा अज्जा झाला जी ने किया था। तीसरा होता चंदेरी का युद्ध। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, जो कि 1528 में हुआ। केवल ये याद रखना कि किसके खिलाफ हुआ था? बाबर के और मेदिनी राय के खिलाफ हुआ था। इसमें भी क्या हुआ था? बाबर को जीत हासिल हुई थी। चंदेरी का युद्ध भी आपको मतलब केवल इतना याद रखना है कि मेदिनी राय के खिलाफ हुआ है, जिसमें मेदिनी राय को हार मिली और बाबर को जीत मिली थी। इसने चौथा युद्ध किया था घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा एक नदी है, ठीक है, जो नदी के किनारे युद्ध हुआ था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका ये बनता है कि जल और थल दोनों पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध था। ठीक है, ये युद्ध जल और थल दोनों में के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ कौन कौन लोग थे? एक तरफ थे इसमें महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां। ठीक है, एक तरफ से महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां। ठीक है, एक तरफ कौन था? बाबर था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। बाबर के युद्धों को आपको याद रखने की एक ट्रिक है। यहाँ से ट्रिक क्या है कि बाबर भारत में आया, पहले उसने पानी पिया, ठीक है, पानी पीने के बाद उसने खाना खाया, उसके बाद चादर ओढ़ी और उसके बाद घाघरा पहनकर चला गया। ठीक है, मतलब पहले पानीपत के युद्ध 1526, फिर खाना खाना मतलब खानवे के युद्ध 1527, उसका चादर ओढ़ने का मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा मतलब घाघरा पहनकर चला गया 1529 ईस्वी में। ठीक है, बाबर का जो शासनकाल है वो कितने वर्षों का? मात्र 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। ठीक है, भारत की जो दिल्ली की गद्दी पर इसका जो शासन था वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर की जो आत्मकथा है वो किस पुस्तक में मिलती है? बाबर की आत्मकथा मिलती है बाबर नामक पुस्तक में, जिसका ही दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? बाबर नामा को जाना जाता है, जो कि क्या है? बाबर की आत्मकथा है, जो कि चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है। अभी चगताई क्या है? तुर्क तो आपने सुना होगा कई बार, तुर्की भाषा, लेकिन चगताई क्या है? चगताई बाबर की जाति थी। ठीक है, चगताई बाबर की जाति थी और इसकी जाति के नाम पर ही इसकी भाषा का नाम रखा गया चगताई तुर्क भाषा। ठीक है, इसकी कई बार जाति भी पूछ ली जाती है कि बाबर किस जाति से संबंध रखता था? बाबर किस जाति से संबंध रखता था? चगताई जाति से। ठीक है, आत्मकथा लिखने वाला मुगल काल का पहला शासक कौन था? बाबर। ठीक है, आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा होती है अपने बारे में लिखना। ठीक है, आत्मकथा का मतलब है कि जैसे कुछ लोग कुछ अपने बारे में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम आत्मकथा। एक होती है जीवनी। जीवनी क्या होता है? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे बारे में कोई दूसरा कुछ लिखे, तो वो क्या है? जीवनी है। और मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और अपने बारे में मैं ही कुछ लिख जाऊँ, तो वो क्या है? हो जाएगी मेरी आत्मकथा हो जाएगी। ठीक है, अब इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसको सबसे शक्तिशाली बताया है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। साथ ही इसने एक बात और लिखी है कि अगर महाराणा सांगा जैसे भारत में और वीर होते तो भारत में कभी मुगल प्रवेश ही ना कर पाते। ठीक है, महाराणा सांगा कौन थे? महाराणा संग्राम यानी कि राणा सांगा। ठीक है, इसने केवल दो राजाओं के बारे में वर्णन किया है हिंदुओं के बारे में, एक तो राणा सांगा जी हैं और दूसरे कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय को इसने सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। और राणा सांगा के बारे में लिखा है कि यदि राणा सांगा जैसे भारत में और वीर होते तो मुगल कभी भारत में प्रवेश ही ना कर पाते। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कुल 7 राज्यों का वर्णन किया है, जिसको इसने 2 पार्टों में बांटा, जिसमें इसने 5 मुस्लिम राज्यों को रखा है। ठीक है, 7 में से 5 मुस्लिम राज्य हैं और 2 हिंदू राज्य हैं। इनका वर्णन इसने किया है। आपसे केवल नाम पूछा जा सकता है कि कौन से 5 राज्य हैं या फिर कौन से 2 राज्य हैं। ठीक है, कुल राज्य पूछा जाता तो आपको 7 आंसर देना है। यदि 7 भी 2 पार्टों में है, यदि मुस्लिम राज्य पूछता है तो 5 और हिंदू राज्य पूछता है तो 2। ठीक है, मुस्लिम राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली है। अब दिल्ली मुस्लिम कैसे? क्योंकि दिल्ली पर कुछ टाइम पहले से क्या थे? अरबी और तुर्की लोग रहते थे। उसके बाद कौन आ गए? मुगल। ठीक है, उसका दूसरा राज्य था मालवा, तीसरा है बंगाल, चौथा है बहमनी और 5वां है गुजरात। ठीक है, ये पांचों कैसे राज्य थे? मुस्लिम राज्य थे। 2 हिंदू राज्य कौन कौन से हैं? एक तो मेवाड़ था, ठीक है, जिसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा थे। और दूसरा था विजयनगर। विजयनगर के कौन थे? कृष्णदेव राय, जिन्हें इसने सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है? तो कृष्णदेव राय, जो कि कौन थे? विजयनगर के संस्थापक थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, बाबरनामा को जो सबसे पहले अनुवाद है वो किसने किया था? पायंदा खां ने
किया था। अब बहुत से इतिहासकार या फिर बहुत सी किताबों में इसका जो आंसर है वो अब्दुल रहीम खान ने खाना माना जाता है, जो कि इसने दूसरी बार किया था। अब यहाँ से एक बार एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन बना था, एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन बना था कि बाबरनामा का सबसे पहले फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो वहाँ इसका जो एसएससी ने सही आंसर माना था वो पायंदा खां को माना था। ठीक है, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खाना ने किया है, जो कि गलत है। जब एसएससी इसको पायंदा खां को मान चुके तो आपको पायंदा खां ही याद रखना है। ठीक है, और अब्दुल रहीम खाना से तो इसमें बाद में अकबर जब शासन में आएगा तो अकबर कराता है इसमें फारसी भाषा में अनुवाद। ठीक है, इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में किया था लीडन एवं एल्किंग ने। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था बाबरनामा का? लीडन एवं एल्किंग ने। और फारसी में सबसे पहले अनुवाद किया था पायंदा खां ने, दूसरी बार किया था अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा सबसे पहले कहाँ बनवाया गया था? आराम बाग में बनवाया था, जो कि कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, इसके बाद इसकी पत्नी के कहने पर, ठीक है, इसकी पत्नी के कहने पर इसका जो मकबरा है वो कहाँ शिफ्ट हो गया था? काबुल, अफगानिस्तान में। ठीक है, सबसे पहले इसके दो बार मकबरा बनवाया गया था, पहली बार मकबरा आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, बाद में इसकी पत्नी ने बोला कि इसका जन्म काबुल में है, मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना, फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो इसकी पत्नी ने बोला कि इसके जो मकबरा है ये आगरा में ना होकर कहाँ बनना चाहिए? काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता? काबुल पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके बचपन का नाम याद रखना, इसके बचपन का नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन। ठीक है, क्या नाम है इसके बचपन का? मोहम्मद जहीरुद्दीन। इसके 4 बेटे भी थे, उसमें चारों बेटों में कौन था? पहला बेटा था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी और चौथा था हिंदाल। इसने बाबर ने बोला था कि मेरे बाद गद्दी पर जो बैठेगा, मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? हुमायूं बैठेगा। ठीक है, और हिंदाल, कामरान, अस्करी, इसने क्या किया था? कामरान को जीत के अपने छोटे छोटे 5 राज्य दिए थे और हुमायूं को लगभग क्षेत्रफल का छठा हिस्सा दिया था। मतलब इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था। यदि 5 हिस्सा कामरान को तो 6 हिस्सा हुमायूं को। लेकिन जो लोग थे वो मानते थे कि कामरान राजा बनना चाहिए, लेकिन ये बोलकर गया था कि हुमायूं राजा बनना चाहिए, और हुमायूं बाद में राजा बना भी था। इसने हुमायूं के लिए एक बात और लिखी थी कि आपको हमेशा अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार करना है, और जिस बात पर हमेशा हुमायूं चला भी था। ठीक है, हुमायूं का जो जीवन काल है वो भागते भागते ही गुजरा है ज़्यादातर। ठीक है, और एक इतिहासकार है स्टेनले लेनपुल, उन्होंने इनके जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन भी बोला है। यहाँ से बाद स्टार्ट होता है हुमायूं का शासनकाल, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।